हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 9th हिंदी कृतिका का पार्ट 2 मेरे संग की औरतें के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं तो मैंने क्लास 9 की क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली के हैं वो अपलोड किए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल में आप उसको आके देख सकते हो एंड सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखिका ने अपने नानी को कभी भी नहीं देखा था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो बहुत प्रभावित थी। सो यहाँ पर जो लेखिका की नानी है ना, वो मर चुकी थी बहुत पहले ही, जब उनकी माँ की शादी हो रही थी। परंतु जो उनकी माँ के द्वारा उन्होंने नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था, जैसे कि उनकी माँ ने अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो लेखिका को काफ़ी अच्छा लगा। जो लेखिका की नानी थी ना, वो शिक्षित स्त्री नहीं थी और ना ही कभी पर्दा व घर से बाहर ही गई थी। मतलब उनकी नानी कम्प्लीटली पर्दे में रहती थी, वो घर से बाहर भी नहीं जाती थी। परंतु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनका जो व्यक्तित्व था वो स्वतंत्र था, मीन्स बंधक वाला सीन नहीं था। उनके मन में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक विशेष आदर था। तो यहाँ पर देखो, जो लेखिका की नानी है वो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी जब उनकी माँ की शादी हो रही थी। तो यहाँ पर जो लेखिका की माँ है, उन्होंने अपनी माँ के बारे में बहुत सारे उनके व्यक्तित्व, उनके विचार, उन सभी को, उनके विषय में जो भी जानकारी थी वो उन्होंने अपनी पुत्री के साथ साझा किया है। तो जो लेखिका है उसे ऐसा लगा, तो लेखिका को यह बात पता चली उनके माँ के बताने पे कि उनकी जो नानी है ना, वो शिक्षित स्त्री नहीं थी, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी और ना ही कभी पर्दा व घर से बाहर ही गई थी, और वो घर से बाहर भी कभी नहीं गई थी। लेकिन वो एक अपने व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और जो भी लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ते थे तो उनके मन में उनके लिए बहुत ही आदर और सम्मान था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो यहाँ पर जो लेखिका की नानी है वो आज़ादी के आंदोलन जो चल रहे थे उस टाइम पर, उसमें कैसे वो भागीदारी, कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर देखो, जो लेखिका की नानी है वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही लड़ाई के मैदान में भाग नहीं ले पाई हों, जैसे कि लोग आंदोलन करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही हैं, लेकिन मन से वो सदैव साथ दिया है उन्होंने। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को ही दी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, ना कि अंग्रेज की चटुकारी करने वाले को। तो यहाँ पर देखो, जो लेखिका की नानी है उन्होंने अपनी पुत्री की शादी जो है ऐसे व्यक्ति से कराई जो एक आज़ादी का सिपाही था, ठीक है। वो अंग्रेज के विषय में बहुत बुरा सोचता था, मतलब जैसे कि अंग्रेज को देश से बाहर कैसे निकाला जाए, देश को कैसे आज़ाद करवाया जाए, तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना दामाद बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में हमें ये बताना है, प्रश्न जो है लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें लेखिका की माँ की विशेषताएं 2 पता चलती हैं कि एक पहला कि वो हमेशा सच बोलती थी और इसीलिए घर में सभी लोग उनका सम्मान करते थे, और दूसरा ये है ना कि वो चुगली नहीं करती थी, वो अपनी घर की इधर की बात उधर भी नहीं करती थी। सेकंड उसी का है, लेखिका की दादी के घर का माहौल का सब चित्र अंकित कीजिए। तो लेखिका की दादी का घर मतलब कि लेखिका का घर, ठीक है, तो वहाँ का सब चित्र हमें अंकित करना है। तो लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था, वहाँ पर सबको स्वतंत्रता की आज़ादी थी, सभी लोग स्वतंत्रता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। वे अपनी बहुओं व बेटियों पर ताना या उलाहना नहीं देती थी। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा था और उनकी एक परदादी भी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें इस स्टोरी से पता चलता है कि जो परदादी थी, मतलब लेखिका की जो दादी की सास थी, वो उनको परदादी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो पहली संतान हो वो लड़की हो, मतलब बहू की जो पहली संतान है वो लड़की हो। तो उन्होंने ऐसी मन्नत क्यों मांगी थी। तो यहाँ पर देखो, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की बात करती रहती थी।
उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई भी बात नहीं रही होगी। तो हमें इस बात से पता चलता है जो लेखिका की परदादी थी वो लड़का लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी और वो सबको एक समान मानती थी। तो यही बात में पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसकी मम्मी उसको खूब मारे, ठीक है, उसको खाना पीना खाने को ना दे तो दिक्कत होगी ना, वो बच्चा और नहीं पढ़ेगा, चिड़चिड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर हमारी मम्मी हमें अच्छे से बैठ के प्यार से समझाए, हमारा टाइम टेबल बना दें, हमें बोले कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद आप मुझे ये सुनाओगे, मैं आपको ये खाने को दूंगी, चॉकलेट दूंगी, तो देखो ये एक सहजता से हमें सही राह पर लाया जा रहा है। तो पाठ के आधार पर हमें उसका उत्तर बताना है। तो आंसर देखो, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी राह पर लाया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलती है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की माँ ने ना तो चोर को पकड़ा ना पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। तो यहाँ पर देखो, जब हम लोग किसी चोर को पकड़ लेते हैं तो हम लोग उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, उसको लोग जमकर मारते हैं। लेकिन जो लेखिका की माँ है उन्होंने चोर को पकड़वाया नहीं, बल्कि उससे अपने काम करवाया, उससे सेवा ली और उसको अपना पुत्र बना लिया, एक पुत्र की भांति उसको माना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करना है। तो आंसर देखो, लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ था वो एक स्वतंत्रता सेनानी के घर में हुआ था और फिर उसके अनुसार हर बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहाँ पर स्कूल की कमी थी, वहाँ पे स्कूल का अभाव था, स्कूल नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ पर कोई भी बिल्कुल भी हताश नहीं हो और वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल खुलवाया और वहाँ पर 3 भाषाएं पढ़ाने वाले अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और स्कूल स्वयं आरंभ कर दिया और उससे वहाँ की मान्यता भी दिलवाई। उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की और वहाँ पर 3 भाषाएं हमारी अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और उन्होंने वहाँ पर मान्यता भी दिलवाई इस स्कूल को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो फ्रेंड, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, हम किसी इंसान को बड़े श्रद्धा भाव से देखते हैं अगर हमें उसके व्यक्तित्व पसंद आते हैं। जैसे कि अभी हमें हमारे प्रिय अमिताभ बच्चन जी हैं, हमें उनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा लगता है, वो सबसे काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, वो गरीब हो या अमीर, और बहुत अच्छे इंसान है वो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो इंसान सदैव सत्य बोलता है, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है, दृढ़ निश्चयी होता है, दूसरी की बातों को, गोपनीयता को दूसरों पर प्रकट ना करे, मतलब चुगली ना करे कि इधर की बात उधर ना करे, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहे तथा अपने कर्तव्यों से विमुख न रहो, ऐसे मनुष्य को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना सारा कार्य करे, चुगली ना करे, इधर की बात उधर ना करे, दृढ़ निश्चयी हो, मजबूत हो, तो हम ऐसे व्यक्ति की ओर प्रभावित होते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन व लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में हमें अपने विचार को व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आंसर देखो, लेखिका व उसकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। मतलब देखो, यहाँ पर जो लेखिका है और उसकी बहन है वो दोनों एक बहुत शांत महिला थी। लेखिका और उसकी बहन का जो व्यक्तित्व है वो बहुत खूबसूरत पहलू है इस स्टोरी का। वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया था। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी और इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्य को पाने में सदा आगे रही। तो यहाँ पर देखो, हमें अपने हक के लिए, हमें अपनी शिक्षा के लिए जिद्दी बनना चाहिए। हम जिद करें कि मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए, मम्मी मुझे मोटर बाइक चाहिए, हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। हमें अपने गोल, हमें अपने लक्ष्य, हमें अपनी पढ़ाई के लिए जिद्दी होना चाहिए कि कोई कितना भी बुलाए, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो नहीं, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो हमें ऐसे जिद
को अपनाना चाहिए, जिससे हमें आगे बढ़ सके अपने जीवन में। सो फ्रेंड, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और भी वीडियो अपलोड हैं, हिंदी के भी है, इंग्लिश के भी है, हिस्ट्री के भी है, सबके क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ अपलोड है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। PDF चाहिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को।